आज हम गयासुद्दीन तुगलक पर बात करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक का जो काल है वो 1320 से 1325 ईस्वी है। गयासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जो है कि ये कौन था, कहाँ का था, किस इसके वंशज कौन थे, हिंदू था या मुसलमान तो था ही, लेकिन कहा जाता है कि इसका हिंदू माता जो है वो उसकी हिंदू थी। ये सब जो है वो विवाद के विषय हैं। लेकिन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इसे द्वीपालपुर का सूबेदार बनाया और अलाउद्दीन खिलजी के जो कुछ निजी व्यक्ति होते थे उनमें इसकी गिनती होती थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मुबारक शाह और खुसरो में संघर्ष हुआ, जिसके फलस्वरूप खुसरो जो है वो विजयी होता है। लेकिन खुसरो को गयासुद्दीन तुगलक जो है वो मार देता है और दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लेता है 1320 में। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का सिंहासन जो है वो अमीरों की सहायता से प्राप्त कर लिया था, लेकिन प्रारंभ में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन कठिनाइयों में हम निम्न का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रशासन स्थापित किया था, प्रशासनिक नीतियाँ जो बनाई थी, उसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने एक श्रेष्ठ प्रशासन स्थापित कर लिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो अयोग्य पुत्र थे वो उस प्रशासनिक व्यवस्था को स्थायित्व नहीं दे पाए और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो निरंतर गिरती चली गई। उसके जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो भ्रष्ट हो गए। भ्रष्टाचार जो है वो एक तरह से चरम सीमा पर पहुंच गया। स्वार्थपरता जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो गई। अमीर जो है उनका उद्देश्य सुल्तान के प्रति नहीं रहा, सुल्तान के सम्मान के प्रति नहीं रहा, सुल्तान की प्रतिष्ठा के प्रति नहीं रहा, बल्कि उनका खुद के स्वार्थ पूर्ति ही उनका मुख्य उद्देश्य बन गया। तो जब गयासुद्दीन तुगलक सिंहासन पर बैठा तो उसे जो प्रशासनिक व्यवस्था मिली वो इन सब कमियों को लिए हुए थी और प्रशासन में पूर्ण रूप से एक तरह से असंतोष कह लीजिए, प्रशासन में भ्रष्टाचार कह लीजिए, प्रशासन में अयोग्यता कह लीजिए, प्रशासन में अमीरों कर्मचारियों की मनमानी कह लीजिए, वो काफ़ी किसी हद तक व्याप्त थी। दूसरा जो है, उस समय में आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र थे वो अयोग्य थे। अयोग्यता के कारण अयोग्य भी थे, विलासी भी थे, मितव्ययी भी थे और उन्होंने अमीरों को खुश करने के लिए उनमें काफ़ी धन जो है वो लुटाया था। इसके कारण उस समय राजकोष जो है वो करीब करीब खाली हो गया था और गयासुद्दीन तुगलक को जो राजकोष मिला वो पूर्ण रूप से खाली था और एक किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए राजकोष का भरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो गयासुद्दीन तुगलक के सामने एक ही कठिनाई थी कि इस रिक्त राजकोष से मैं प्रशासन को या शासन को कैसे चलाऊं। तीसरा जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि पर बहुत सारे कर लगाए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोआब कर लगाया, सिंचाई कर लगाया, इसके साथ ही उसने भूमि कर जो है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी थी और भूमि कर को जब इकट्ठा किया एक तरह से लिया जाता था उसमें भी बहुत कड़ाई की जाती थी। इसके कारण कृषक वर्ग जो था वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट था और गयासुद्दीन तुगलक के समय तक कृषक जो थे उन्होंने कृषि का कार्य छोड़कर अन्य कार्य करने लगे थे, वो मजदूरी करने लगे थे और इसका परिणाम ये हो रहा था कि जो कृषि योग्य भूमि थी उस पर कृषि नहीं हो रही थी। और ये आपको पता ही है कि हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था रही है वो पूर्ण रूप से कृषि प्रधान रही है प्राचीन काल से और कृषि का इस तरह से कम हो जाना, तो यहाँ उसे था कि मुझे कृषि की स्थिति को सुधारना है, क्योंकि कृषि की स्थिति पूरी तरह से चौपट जो मिली थी वो गयासुद्दीन तुगलक को मिली थी। अगला जो है, अगर हम राजनीतिक स्थिति की चर्चा करें तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में राजनीतिक स्थिति में भी राजनीतिक अव्यवस्था देखने को मिलती है, असंतोष देखने को मिलता है और इस असंतोष का जो फ़ायदा है वो उसके जो प्रांतीय सूबेदार थे वो उठाना चाहते थे और वो अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र करना चाहते थे। और इसमें हम गुजरात, राजपूताना
का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पंजाब में खोखर जो है उनके विद्रोह होने लगे थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत में मंगोल जो है वो एक्टिव हो गए थे। तो कुल मिलाकर गयासुद्दीन तुगलक को जो प्रारंभ में शासन मिला, सिंहासन मिला, उसमें उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक को आप देखोगे कि गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने हिम्मत से, साहस से, कूटनीति से इन सभी स्थितियों को संभालने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं उसकी नीतियों में उदारता और जन कल्याण की भावना भी रही। अब गयासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों का अगर हम उल्लेख करें तो इसकी उपलब्धि जो है वो प्रशासन में भी रही और साम्राज्य विस्तार में भी रही। प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो उसकी कठिनाइयाँ थी, सबसे पहले तो उसने सोचा कि इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसने अपनी नीति जो है वो बनाई। इस नीति में सबसे पहले तो उसे लगा कि अगर मैंने इस परिस्थिति में अमीरों को नाराज़ कर दिया तो मेरी कठिनाइयाँ और बढ़ जाएंगी। इसलिए उसने सबसे पहले वो अमीर जिन्होंने खुसरो का साथ दिया था, उन अमीरों के प्रति कड़ाई की नीति ने अपनाकर मित्रतापूर्ण नीति अपनाई और उनके प्रति एक तरह से माफ़ी की नीति को इसने धारण किया और उनसे सहयोग की अपील की। इसका परिणाम ये निकला कि वो अमीर जो ये सोच रहे थे कि एक तरह से विद्रोही होने की ओर जा रहे थे, उन्हें अपना मित्र बनाया ताकि वो उनको संतुष्ट कर सके। फिर उसने अमीर जो थे उनकी योग्यता को देखा कि जो अमीर योग्य हैं उसको उच्च पद पर, जो अधिकारी और कर्मचारी योग्य हैं उनको पदोन्नति दी, उनके वेतन में बढ़ोतरी करी। जो अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट थे, अयोग्य थे, उनको पदों से मुक्त किया। तो यहाँ उसने अपने प्रशासन को सुधारने का एक तरह से कार्य किया। फिर उसने रिक्त राजकोष को भरने के लिए खुसरो जो है, मुबारक शाह जो है, उन्होंने, मैंने आपको बताया था, अमीरों को धन बांटा सिर्फ इसलिए कि वो उनके पक्ष में रहें। यहाँ उसने अमीरों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो धन बांटा गया था या जो भूमि दी गई थी बिना बात, उनको वापस लिया। और निजामुद्दीन औलिया उस समय में एक संत था, उसके साथ इसका इसीलिए एक तरह से विवाद हुआ क्योंकि ये उस संपत्ति को वापस लेना चाहता था जो उसे बांटी गई थी, लेकिन वो गरीबों में बांट चुका था। इसलिए ये विवाद जो है इसके समय में पूरे टाइम तक रहा। फिर इसने कृषि की ओर ध्यान देते हुए कि मेरी अर्थव्यवस्था तभी ठीक हो सकती है जब कृषि जो है उसमें उत्पादन होने लगे, कृषि जो है उसकी उपयोगिता बढ़े। इसके लिए उसने निरंतर प्रयास किए और कृषि की उपयोगिता बढ़ाने के लिए उसने अपनी कृषि नीति निर्धारित करी और इसके अंतर्गत उस नीति में उसने किसानों के हितों को ध्यान में रखा। किसानों को हितों में ध्यान में रखते हुए उसने कर जो था, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1/2 हो गया था, उसे 1/10 से 1/11 किया। और यहाँ भी उसने कहा कि वह भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, जिसे कृषि योग्य बनाना है, उसको बनाने में चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, उस समय तक किसान से कोई कर नहीं लिया जाएगा। दूसरा, उसने, आप देखिए इससे पहले क्या होता था कि जो कर एकत्रित करते थे उनको उस कर में से कमीशन मिलता था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर इकट्ठा करते थे। लेकिन यहाँ उसने एक व्यवस्था की कि आपको कर में से कमीशन नहीं मिलेगा ताकि किसानों पर अत्याचार ना हो, बल्कि उसके बदले में आपको ज़मीन दी जाएगी जो कि कर मुक्त होगी। तो यहाँ जो बिचौलिए जो गड़बड़ी करते थे उससे उसने किसानों को बचाने का प्रयास किया। फिर उसने किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था की कि अगर किसी किसान को कृषि के कार्य के लिए भूमि को योग्य बनाने के लिए ऋण की आवश्यकता है तो उसे राज्य की तरफ से ऋण दिया जाएगा और वो ऋण को तब चुका सकता है जब उसकी कृषि
का उत्पादन होने लगे या उसकी भूमि जो है वो कृषि योग्य हो जाए। फिर कृषि की सिंचाई के लिए उसने नहरों का निर्माण करवाया और इन नहरों के निर्माण के कारण बहुत सारी ऐसी ज़मीन जो कि कृषि योग्य नहीं थी वो कृषि के योग्य बनी। तो कुल मिलाकर कृषि के संबंध में इसने क्रांतिकारी कार्य किए। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक ने उस समय की न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था जो थी उसमें भी सुधार किया। न्याय व्यवस्था में उसने ये सुधार किया कि अगर कोई व्यक्ति राज्य की संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा या राज्य की संपत्ति का गबन करेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। और दंड जो है उसको इसने कुल मिलाकर क्योंकि कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक जो है वो उदारवादी शासक था, इसलिए इसने उदारवादी नीति को अपनाते हुए न्याय व्यवस्था में एक तरह से दंड का जो विधान था उसको कम किया। विशेष परिस्थितियों में ही उसने निर्धारित किया कि दंड जो है वो कठोर दिया जाएगा। पुलिस को उसने कहा कि पुलिस जो है उसमें पुलिस अपना कार्य करे, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर उसने इन कार्यों के द्वारा अपनी प्रजा को हितों को पूर्ति करी। प्रजा एक तरह से प्रजा के हितों की तो पूर्ति की ही, प्रजा के मतलब प्रजा मेरी सुखी रहे इस कार्य के। हिंदुओं के प्रति अगर हम देखें तो हिंदुओं के प्रति भी उसने कोई असहिष्णुतापूर्ण नीति नहीं अपनाई, पूर्ण रूप से सहिष्णु भी नहीं था, मुसलमान था, लेकिन हिंदू के प्रति जो उसकी नीति रही, उसने कहा था कि हिंदुओं से इतना भी कर इकट्ठा मत करो कि बिल्कुल दरिद्र हो जाएं और इतना भी उनके पास पैसा मत छोड़ो कि वो विद्रोह कर दें। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिंदू के प्रति भी उसने अलाउद्दीन खिलजी की तरह पूर्ण दमन की नीति नहीं अपनाई।